16वीं शताब्दी में एक नई शक्ति का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। यह विशाल साम्राज्य, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया, इसकी नींव रखी थी एक महत्वाकांक्षी योद्धा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, मध्य एशिया से आया था। 1526 में उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराया। इस निर्णायक जीत ने भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। बाबर एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और एक चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी सेना को तुर्की, फारसी और भारतीय सैनिकों के साथ मजबूत किया। तोपों और बंदूकों जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल करके उसने अपने दुश्मनों को पछाड़ दिया। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने जीवन और विजयों का एक जीवंत विवरण दिया है। हालांकि बाबर का शासनकाल छोटा था और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का कार्य उसके उत्तराधिकारियों पर छोड़ गया। बाबर के बाद उसके वंशजों ने मुगल साम्राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। प्रत्येक सम्राट एक महान योद्धा और एक कुशल प्रशासक था। अकबर, जिसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है, ने 1556 से 1605 तक शासन किया। उसने उत्तरी और मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों को जीतकर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर एक दूरदर्शी शासक था, जिसने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम किया। उसने एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली की स्थापना की और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बढ़ावा दिया। उसके शासनकाल को कला, संस्कृति और साहित्य के उत्कर्ष के लिए याद किया जाता है। जहांगीर और शाहजहां ने अकबर की नीतियों को जारी रखा, जिससे साम्राज्य समृद्ध हुआ। हालांकि औरंगजेब, जो 1658 से 1707 तक शासन करता था, एक कट्टर मुस्लिम शासक था, जिसने इस्लामी कानून को सख्ती से लागू किया। उसकी नीतियों ने विद्रोह किया और मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। मुगल साम्राज्य अपनी कुशल प्रशासनिक प्रणाली के लिए जाना जाता था। सम्राट सर्वोच्च अधिकारी था और साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक का नेतृत्व एक सूबेदार करता था। सूबों को आगे सरकारों में विभाजित किया गया था, जिनका नेतृत्व एक फौजदार करता था। मुगलों ने एक केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली विकसित की, जहां किसानों से भूमि कर एकत्र किया जाता था। यह कर साम्राज्य के खजाने का मुख्य स्रोत था और इसका उपयोग सेना को बनाए रखने और सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता था। मुगल न्याय प्रणाली इस्लामी कानून पर आधारित थी। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश था और काजी और मुफ्ती जैसे धार्मिक विद्वानों द्वारा न्याय किया जाता था। मुगलों ने सड़कों, पुलों और सरायों के निर्माण द्वारा व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। ये उपाय साम्राज्य की समृद्धि और स्थिरता में योगदान करते थे। महत्वपूर्ण कारक था। मुगल साम्राज्य अपनी संपत्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस समृद्धि का मुख्य स्रोत इसकी कृषि अर्थव्यवस्था थी। साम्राज्य उपजाऊ भूमि से संपन्न था और किसान गेहूं, चावल, कपास और इंडिगो जैसी फसलों का उत्पादन करते थे। मुगलों ने एक राजस्व प्रणाली लागू की, जिसका उद्देश्य किसानों से अधिकतम राजस्व एकत्र करना था। जमींदारी प्रणाली, जहां स्थानीय प्रमुखों को राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता था, का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। मुगलों ने व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। साम्राज्य के पास यूरोप और एशिया के अन्य भागों के साथ
एक विशाल व्यापार नेटवर्क था। कपास, वस्त्र, मसाले और लग्जरी सामान प्रमुख निर्यात वस्तुएं थीं। मुगल दरबार कला और शिल्प का संरक्षक था और साम्राज्य अपने उत्तम वस्त्रों, गहनों और धातु के काम के लिए प्रसिद्ध था। मुगल साम्राज्य कला, संस्कृति और वास्तुकला का संरक्षक था। मुगल सम्राट कला के महान संरक्षक थे और उनके शासनकाल के दौरान कलाओं का विकास हुआ। मुगल वास्तुकला फारसी, भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण थी। सबसे प्रसिद्ध मुगल स्मारकों में ताजमहल, आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला शामिल है। ताजमहल, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, अपने उत्कृष्ट सौंदर्य और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। मुगल चित्रकला भी अपने अनूठे शैली के लिए जानी जाती थी, जो यथार्थवाद और सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान केंद्रित करती थी। मुगल सम्राटों ने अपने दरबारों में कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया और इन कलाकारों ने दरबारी जीवन, युद्ध के दृश्यों और वन्य जीवों के उत्कृष्ट चित्र बनाए। अकबरनामा, जो मुगल सम्राट अकबर की जीवनी है, में मुगल लघु चित्रों का एक प्रभावशाली संग्रह है। मुगल सम्राटों को उनकी धार्मिक नीतियों के लिए जाना जाता था। जबकि अधिकांश मुगल सम्राट मुस्लिम थे, उन्होंने आमतौर पर अपने साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अकबर विशेष रूप से एक उदार शासक थे, जिन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया। उन्होंने जजिया कर समाप्त कर दिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। उन्होंने अपने दरबार में विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के विद्वानों और धार्मिक नेताओं का स्वागत किया और उन्होंने विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को समझने के लिए अंतर धार्मिक संवादों को प्रोत्साहित किया। अकबर ने दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य इस्लाम, हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों का समावेश करना था। हालांकि सभी मुगल सम्राट सहिष्णु नहीं थे। औरंगजेब, एक कट्टर मुस्लिम शासक, ने इस्लामी कानून को सख्ती से लागू किया और गैर मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगा दिया। उनकी नीतियों ने धार्मिक तनाव और संघर्ष पैदा किया, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। आंतरिक विद्रोह, बाहरी आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारियों ने इसके पतन में योगदान दिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। हालांकि मुगल साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट गया है, लेकिन इसकी विरासत भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी जीवित है। मुगलों ने कला, संस्कृति, वास्तुकला, भाषा और व्यंजनों पर एक अमिट छाप छोड़ी। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी उनकी भव्य इमारतें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण हैं। उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय की नीतियों का भारतीय समाज पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। मुगल साम्राज्य का उदय और पतन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य बनाया, जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दिया। इसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित और मोहित करती है। यह याद दिलाती है कि अतीत वर्तमान को कैसे प्रभावित करता है।